देखिए फिर तो कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट, जैसे बड़े बड़े हाउसेज जो लोन लेते हैं वो लोन कैसे ले रहे हैं, डेब्ट का मतलब उधारी है ना, लोन कैसे ले रहा है। रिसेंटली सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया unveiled a framework for the implementation of the corporate debt market development fund। तो एक नए टाइप का फंड बना दिया गया है, तो इसका फुल फॉर्म आपको देख लेना है, कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड। कि जिन भी बिजनेस हाउसेस को लोन चाहिए होगा वो लोन कहाँ से ले सकते हैं, इस प्लेस पर आके इजीली वो लोन ले पाएंगे और इसके फिर अपने रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह हो सकते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। फंड CDMDF established as an alternate investment fund। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब होता है ऑप्शन है अपने आप में, ये is designed to acquire investment grade corporate debt securities during period of market stress। सिक्योरिटीज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइप का डॉक्यूमेंट जिसके बदले में आपको रुपए मिल जाते हैं। कब काम में आएगा, जब मार्केट स्ट्रेस में हो। मार्केट के स्ट्रेस में होने का मतलब ये होता है जब मंदी हो मार्केट के अंदर। एंड AIF मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेफर्स टू अ प्राइवेटली पूल्ड फंड। प्राइवेटली पूल्ड फंड का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई 10 लोग हैं, उन लोगों ने रुपए लगा दिए 1000 करोड़ के आसपास, तो 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, तो ये प्राइवेटली पूल्ड फंड होता है जिसमें कई लोग मिलकर रुपए लगा रहे होंगे। Established or incorporated in India for investment purpose, typically funded by sophisticated investors such as angel investors and venture capitals। कुल मिला के बात यह है कि जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं जिन्हें एंजल इन्वेस्टर्स बोला जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना फंड लगाते हैं, उनके थ्रू ये डेवलप किया जाएगा। गवर्नमेंट इसमें एज अ एंटिटी नहीं होगा। प्राइवेटली पूल्ड का मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए आपके पास है, आपके 5 दोस्त हैं, आपके 1000-2000 करोड़ पड़े हुए हैं, आपने एक फंड बना लिया और उससे आप बाद में मार्केट में कोई कंपनी को, किसी पर्सन को रुपए की रिक्वायरमेंट है तो आप लोन दे पाएंगे। डेब्ट यानी कर्जा, लोन। इन्वेस्टमेंट ग्रेड in the context of CDMDF, investment grade pertain to the quality of a company's credit। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जाएगा और लोन मिल जाएगा, इसमें उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका एक क्रेडिट स्कोर हो या फिर जिनका एक क्रेडिट, बाद में क्रेडिट यानी लोन लेने की कैपेसिटी और उसको रीपे करने की कैपेसिटी होगी उन लोगों को। फॉर अ कंपनी टू बी क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड इश्यू, इट मस्ट होल्ड अ क्रेडिट रेटिंग ऑफ BBB और हायर। तो बहुत सारी रेटिंग्स होती हैं क्रेडिट की, यानी लोन लेने की रेटिंग। सपोज करो एक पर्सन की सैलरी है मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 लाख रुपए से कम का, सपोज 80,000 रुपए, 90,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए मंथली पे कर सकता है। अब ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं कि 1 लाख से पूरा 1 लाख ही पे कर देगा मंथली EMI, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक गवर्नमेंट का रूल है कि 50% से ज्यादा आप उसको लोन मंथली नहीं होना चाहिए उसका। जैसे कभी आप अगर होम लोन वगैरह के लिए ट्राई करेंगे, बड़े मतलब आगे जब अर्निंग वगैरह करेंगे, तो जो भी सैलरी है या फिर जो आपकी इनकम है मंथली, उस मंथली इनकम का 50% का ही EMI पॉसिबल है, उससे ऊपर नहीं। इसी तरीके की जब कोई कंपनियां डेब्ट लेती हैं तो उनको रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, ये कंपनी कितनी भरोसेमंद है, और बहुत सारी टाइप ऑफ रेटिंग होगी, उसमें से BBB, ट्रिपल बी कैटेगरी और उससे हायर। इससे हायर क्या होता है, BBB प्लस, फिर AAA, फिर A+, ऐसे इस तरीके से रेटिंग होती है। तो बोला जा रहा है कि जिनकी ट्रिपल बी से रेटिंग हायर होगी उन्हीं को लोन ये लोग प्रोवाइड करेंगे। अब ये फंड बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कुल मिला के ये फंड बना तो दिया, बट असल में इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में समझें कि कुछ बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स यहाँ पे लोन देंगे, और लोन देने का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि बदले में इंटरेस्ट लिया जाएगा और उनको बेनिफिट होगा। लेकिन तब भी कोई फंड बनाया जाता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव रखते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मार्केट स्ट्रेस द डेब्ट मार्केट एनकाउंटर्स रिडेम्पशन प्रेशर, पर्टिकुलरली इन स्कीम्स विद एक्सटेंडेड मैच्योरिटी पीरियड्स। बोला ये जा रहा है कि जब भी कभी मार्केट में स्ट्रेस होता है, यानी जब लोगों के पास मनी नहीं होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है ना, वो रिडीम करना चाहती है अपने मनी को,
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको लगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, तो आप अपना पैसा निकालना चाहेंगे, लेकिन वो पैसा कहीं लोन में दिया गया होता है, यदि वो मैच्योरिटी अभी उसकी आई नहीं हुई होती है, तो वो एट द सेम टाइम मनी कहाँ से लेके आएंगे? उस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये मार्केट या फिर ये तरह का फंड होता है। CDMDF is designed to alleviate such pressures by offering liquidity access to the market. अब जब मनी है नहीं और पब्लिक मांग रही है अपना मनी, तो उस टाइम लिक्विडिटी यानी फंड रुपीज ऐसे ग्रुप प्रोवाइड करते हैं और यहां से सीधा उनके पास मनी आ जाएगा। आप याद करिए, जैसे कि एक टाइम में अपनी कंट्री के अंदर नोटबंदी कर दी गई थी, यानी डीमोनेटाइजेशन वाला टाइम था। आपको बैंक के एटीएम के बाहर लाइन में लगना पड़ रहा था और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मनी निकल पा रही थी। ऐसे टाइम में जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही कम है, मतलब हालांकि वो तो डिफरेंट हो गया, लेकिन जब भी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है, यानी अमाउंट ऑफ मनी है ही नहीं सर्कुलेशन में, उस टाइम में मनी प्रोवाइड करने का काम ये ग्रुप कर सकते हैं। हालांकि वो डिफरेंट केस है, वहां पे तो करेंसी ही चेंज हो गई थी, बट नॉर्मल केसेस में जब जरूरत हो मनी की, तो यहाँ पे ऐसा ये मनी दे देंगे। The fund's goal is to replicate the Reserve Bank of India's liquidity support provided to bank within the context of the corporate debt market. अब यहाँ बोला जा रहा है कि ये कुछ कुछ ऐसा ही है। कैसा है? कि जब आरबीआई बैंक लोन प्रोवाइड करता है अदर बैंकों को, अब जो पॉइंट क्या है, आरबीआई का काम क्या होता है? अदर बैंक्स को लोन प्रोवाइड करना। सिमिलर कंडीशन अगर कॉर्पोरेट के साथ हो जाए, किसी कंपनी के साथ हो जाए, तो वो कहाँ पे जाएगा रुपए लेने? तो उनके लिए ये हमने पूल बना दिया। सपोज कर लीजिए, अगर किसी पर्सन का कुछ अमाउंट है बैंक में और उसको वो अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो आरबीआई के पास जा सकता है, क्योंकि आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है। तो अगर किसी भी बैंक के पास अमाउंट नहीं होता है पे करने के लिए, तो वो कहाँ से लेगा अमाउंट? आरबीआई से। लेकिन अगर यही चीज किसी कंपनी के साथ हो जाएगी, तो कंपनी कहाँ जाएगा? वो इस तरह के हाउसेस के पास जाके वहां से लोन ले सकते हैं मनी पे करने के लिए। अगला है कंट्रीब्यूशन क्या होगा? मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन टू द फंड आर रिक्वायर्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स बनाई जाएंगी और एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज बनाई जाएंगी। अब ये जरूरत क्यों है? तो समझ लीजिए, जैसे कि हमने ये बात किया, कुछ लोगों ने फंड दिया, सपोज कर लीजिए इनके पास जो फंड है वो जमा हो गया 10,000 करोड़ रुपीस। अब ये फंड कहाँ रखेंगे? बैंक में? ऐसा तो है होता नहीं है, क्योंकि बैंक में अगर रख दिया तो इस पर इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलेगा, यानी ये मनी बहुत ही स्लो रेट से बढ़ रही होगी। तो ये जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं कि जो इतना पैसा है इसको कौन मैनेज करेगा। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स डेवलप की जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होंगी वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी इस अमाउंट को बढ़ाने के लिए। और बढ़ेगा कैसे? उसको री इन्वेस्ट करके या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट करके बढ़ाया जाएगा। अब इनिशियली इसके हम टेन्योर की बात करें, तो टेन्योर क्या है? The initial tenure of CDMDF is set at 15 years, within the possibility of extension in accordance with SEBI directives. Initially, इसका टेन्योर जो है वो 15 सालों का है, मतलब जो लोन दिया जाएगा उसका टेन्योर कितना, रिटर्न आने का जो टेन्योर होगा वो 15 साल। बाकी सेबी के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो सेबी बोलेगा उस हिसाब से वो चेंज भी किया जा सकता है। जैसे आज के टाइम में जब आप बैंक से लोन लेते हैं और होम लोन लेते हैं, तो होम लोन की एक लिमिट है कि 20 साल तक का वो आप कर सकते हैं, है ना। कुछ कुछ बैंक ऑफर करती है 30 ईयर्स, बट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है 30 ईयर वाला। 20 ईयर और 15 ईयर मोस्टली होता है। ऐसे अगर आप कार खरीदते हैं तो वहां पे 5 ईयर और 7 ईयर का ड्यूरेशन आपको मिल सकता है मैक्सिमम। अब कोई बोल रहा है कार लेनी है 10 साल का लोन करवाना है, तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आपको पीएल लेना है, पर्सनल लोन लेना है, तो वहां पर भी लिमिट क्या है? 5 ईयर है। तो इस तरीके जो ये लिमिटेशन है, तो वैसे ही लिमिटेशन इसकी कितनी है? 15 ईयर्स की है। देन है अगला है क्रेडिट रेटिंग, जो भी हमने बात की थी ना बीबीबी, उसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि क्रेडिट रेटिंग का मीनिंग क्या होता है। जैसे आप लोगों में से अगर आपकी फैमिली में जो लोग वर्किंग होंगे, तो आपने नाम सुना होगा एक सिविल स्कोर का। सिविल स्कोर भी अपने आप में एक क्रेडिट स्कोर ही होता है। सिविल स्कोर का मीनिंग ये है कि जब जब भी आपने लोन लिया
उसको टाइमली पे किया कि नहीं किया, तो उस हिसाब से वो जनरेट होता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए क्रेडिट की रेटिंग होती है। अ क्रेडिट रेटिंग इज एन assessment provided by a credit agency regarding the ability and willingness of an entity, whether a government, business or individual, to meet its financial obligations। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि किसी भी कंपनी की, किसी पर्सन की, किसी एजेंसी की क्या तो एबिलिटी है और क्या विलिंगनेस है लोन लेने और लोन को चुकाने की। क्रेडिट का मीनिंग ही होता है उधारी। The evaluation of debtors' credit rating involves an analysis of both qualitative and quantitative attributes। जब भी किसी को लोन दिया जाएगा तो वहां पे दो क्वालिटी चेक की जाएंगी। पहली है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब लोन लिया तो टाइमली पे किया या ब्रेक ब्रेक करके, मतलब सपोज करो कि मंथली ईएमआई पे करनी थी बट उसमें मंथली पे ना करके कभी 6 महीने में दिया, कभी 2 महीने में दिया, कभी 3 महीने में दिया, यानी रेगुलरिटी नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, क्वालिटेटिव चीजें। दूसरा है क्वांटिटेटिव, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मनी, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, कितना। तो क्वांटिटी कितना वो पे मतलब लेगा लोन और कितना पे कर सकता है वो चीज, प्लस क्वालिटी की टाइमली है, मैनेज्ड है या नहीं है। द टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एनकम्पास 8 ब्रॉड कैटेगरी सच एज, और कुल मिला के इनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब देखिए पहला है AAA, ट्रिपल ए जैसे हम लोग बोल सकते हैं, सिग्निफाइंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी कंसर्निंग द टाइमली सर्विस ऑफ डेब्ट ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये है किसी की रेटिंग अगर ट्रिपल ए है, मतलब वो इंसान या वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल टाइम पर मनी पे रीपे करता है विदाउट किसी ब्रेक और विदाउट एनी, जिसे हम बोलते हैं कि अबंडेंट हुए, भागे बिना टाइम से, तो वो हो गया ट्रिपल ए रेटिंग। फिर आता है ट्रिपल बी, इंडिकेटिंग अ मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी इन मीटिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मॉडरेट मतलब पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत टाइम पर ना मिले, हो सकता है वो भाग जाए, तो उसे हम लोग क्या रेटिंग, उसे क्या रेटिंग मिलती है, ट्रिपल बी। अभी की दो बातें कर ली, बाकी कुल मिला के जो रेटिंग होती है कितनी है, 8 टाइप की होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता इसलिए अभी हमने दो यहाँ पे देख ली, बाकी 8 का मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि 8 टाइप का जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो कौन कौन सी होती है। अब देखिए कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट, डेफिनेशन समझिए। द डेब्ट मार्केट ऑल्सो नोन एज द बॉन्ड मार्केट, इस डेब्ट मार्केट को ही हम लोग बॉन्ड मार्केट बोलते हैं। अब बॉन्ड क्या होता है, वैसे तो आप लोगों ने 9th या 10th क्लास की एनसीईआरटी में समझा होगा कि बॉन्ड, चेक, पी नोट्स ये दिए हुए थे वहां पर, नहीं भी है तो यह समझिए कि बॉन्ड एक पेपर डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर एक अमाउंट ऑफ मनी लिखी हुई होगी, मान लीजिए कि लिखा हुआ है 8,000 रुपीज, और देन फर्दर जो भी चीज थ्योरी लिखी होगी वो काम की, हमारे इतनी है नहीं। सपोज कर लीजिए कि ये 8,000 इस बॉन्ड पर लिखा हुआ है, हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो 8,000 इसमें लिखा हुआ है, अब ये गवर्नमेंट या फिर कोई कंपनी या फिर कोई बैंक इसको मार्केट में सेल करेगी, तो होता क्या है, बॉन्ड हमेशा डिस्काउंट पे सेल किया जाता है और एक टेन्योर के लिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये बॉन्ड जो है 8,000 का है, इसको 7,000 पे सेल किया गया फॉर 1 ईयर। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 8,000 का बॉन्ड है, बट अभी आप इसको 7,000 में ले लीजिए, 1 साल के बाद आप वापस आइएगा और हमसे 8,000 रुपए वापस ले जाइएगा और बॉन्ड दे देना। अब इसमें फायदा क्या हुआ कि एक इंसान को एक 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर 1 साल के बाद 8,000 रुपए मिल गया, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिल गया उस डॉक्यूमेंट पे। साथ ही साथ ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट मोस्टली। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो अमाउंट सिक्योर्ड भी है और उसमें बेनिफिट भी मिल गया, इसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड मार्केट। डिफरेंस जो मेन चीज है वो ये है कि जो अमाउंट इस पर लिखा हुआ होता है उस पर ये डिस्काउंट में सेल होता है। कई बार ऐसी चीजें होती है जैसे हम लोग बैंक में रुपए जमा कराते हैं, तो उसमें हम लोग रुपए जमा कराते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए जमा कराए, अब वो 1 साल तक रहे तो उस पर आपको 4% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना।
यहाँ पे बाद में वो चीज मालूम पड़ रही है कि 4% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो ऑलरेडी डिस्काउंट पे सेल किए जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। अब इससे होगा क्या, फिक्स्ड इनकम आपको मिल जाएगी, आपको मालूम होगा कि मुझे एक साल में कितना अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, द डेब्ट मार्केट ऑल्सो नोन एज बॉन्ड मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट और क्रेडिट मार्केट encompasses all trades and issuance of debt securities. It is broadly categorized in the government debt market and the corporate debt market. तो दो तरीके के हो गए, गवर्नमेंट वाला और कॉर्पोरेट वाला, यानी कंपनीज भी ऐसा कर सकती हैं और गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। पर्पस क्या है, क्यों इश्यू किए जाते हैं ये, तो कंपनीज इश्यूज कॉर्पोरेट बॉन्ड in the corporate debt market to fund ongoing operations, expand product lines, and establish new manufacturing facilities. तो बोला ये जा रहा है कि कंपनी बॉन्ड क्यों इश्यू करती है। अब ऐसे समझो आप कि हमें जैसे हम और आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों को रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मोस्टली मानते हैं कि इंडियंस के घर में गोल्ड होगा, तो बैंक में जाके वो गोल्ड को गिरवी रख सकते हैं, फिर सेल कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ टाइम्स इंडियंस जो होते हैं उस गोल्ड को गिरवी रखते हैं। गिरवी रखने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास गोल्ड है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 100 ग्राम ले लेता हूँ, हालांकि ये भी ज्यादा लग सकता है, 100 ग्राम ले लिया, और हमको मालूम है कि 10 ग्राम की वैल्यू होती है 50,000 रुपए के आसपास एवरेज, मतलब अभी कितना चल रहा है वो अलग पॉइंट है, बट हम एक नॉर्मल ले लेते हैं कि कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। 50,000 रुपए का लग रहा था 10 ग्राम, तो 100 ग्राम का मतलब हो गया कि वो कितने का हो जाएगा, 5 लाख का। और वो अब ऐसा नहीं है कि हमने 50 ग्राम वो 100 ग्राम का गोल्ड दिया तो वो हमको 5 लाख रुपए दे देगा, एक्चुअल वैल्यू वो नहीं देगा हमको। वो हमें क्या बोलेगा कि ठीक है, ये आपका गोल्ड है, मैं इसके रुपए दूंगा 3 लाख रुपए, गिरवी रखने की बात हो रही है। अब इसमें होगा ये कि जो गोल्ड आपने दिया है, उस गोल्ड पर उसने लोन दे दिया 3 लाख का, लेकिन वो यहाँ पे ये भी बोलेगा कि जब आप रुपए वापस करने आओगे तो इस 3 लाख पर आपको मान लीजिए कि 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, उस पर्सन के पास गोल्ड भी है, प्लस जो अमाउंट दिया है एक फिक्स टाइम के अंदर लौटाने पर उसको 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया गया तो वो उस गोल्ड को सेल करने का मतलब पात्र होता है, वो सेल कर सकता है खुद भी। सेम थिंग यहाँ पर जो होते हैं कॉर्पोरेट बैंक और जो गवर्नमेंट करती है वो भी यही करती है। अब ये क्या हुआ, इमरजेंसी नीड से हम लोगों को मनी की, तो हमने ये वाला काम कर दिया। अब ऐसे ही कंपनी को नीड है, अब कंपनी को नीड है कि 2 नए प्लांट डालने हैं, और कंपनी नहीं चाहती है कि बैंक से लोन ले, तो वो क्या करेगी, उसे मालूम है कि जब मैं 2 प्लांट और हम लोग बढ़ा देंगे तो उसके बाद हमारी कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो बढ़ जाएगा, और रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो हम ये लोन रीपे कर सकते हैं। तो इस तरह के पर्पसेस के लिए जब लोन लेना होता है तो कंपनी क्या करती है, बॉन्ड को इशू करती है ना, गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। जैसे कि कोविड का टाइम था, अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था, तो उन्होंने बॉन्ड इशू कर दिया। अब गवर्नमेंट के बॉन्ड कौन खरीदेगा, मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड निकालेगा आरबीआई, खरीदेंगे कौन, अदर बैंक्स, इस तरीके से होता है। बाकी आज के टाइम में इंडिविजुअल पर्सन भी खरीद सकता है, बट थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी ज्यादा पे करना होता है उसके अंदर। अगला है नेचर ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, किस तरह के बॉन्ड हो सकते हैं कॉर्पोरेट के। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टिपिकली रिप्रेजेंट लॉन्गर टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट with a maturity period of at least 1 year। अब ध्यान दो, जैसे कोई कंट्री का भी लोन लेता है ना, तो उसका टेन्योर होता है 50 साल, 100 साल, 200 साल, इस तरीके से, क्योंकि मालूम है कंट्री है, खत्म तो होगी नहीं, चलती रहेगी, लोन दे दिया। जब हम एक ह्यूमन बीइंग लोन लेता है तो नॉर्मल होम लोन और कार लोन वगैरह, तो उसके हिसाब से यानी 5 साल 10 साल इस तरीके से। अब यहाँ पे कंपनी है, कंपनी को लग रहा है कि यार नहीं, इतना लंबा टेन्योर तो नहीं, तो एटलीस्ट वो कितना टाइम रखती है, 1 साल का, यानी 1 साल का वो मान के चलते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल और अप टू 15 ईयर्स तक ये जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो टाइमिंग है वो 1 ईयर, जैसे कि वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भी थोड़ा आसान रहे इन लोगों के लिए। इसलिए अगला है रेगुलेशन, तो रेगुलेट कौन करेगा, रेगुलेट मतलब अथॉरिटी किससे लेनी पड़ेगी, तो मनी रिलेटेड एक्टिविटी जो भी हमारी कंट्री में होती है कंपनीज के थ्रू, उन सभी मनी रिलेटेड एक्टिविटीज को ध्यान में रखता है सेबी। फुल फॉर्म आपको मालूम ही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे
The corporate debt market falls under the regulatory jurisdiction of the Security and Exchange Board of India. तो जिन लोगों को सेबी का फुल फॉर्म नहीं आता है प्लीज याद कर लीजिएगा. The regulatory boundaries between SEBI and the Reserve Bank of India were clarified in 2000 through an amendment of the Securities Contract Regulation Act 1956. अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि भाई आरबीआई का काम क्या है और सेबी का काम क्या है. दोनों के वर्किंग को डिफाइन करने के लिए 2000 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था. कौन से वाले एक्ट के अंदर? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर. और यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर दिया गया कि कौन कौन से काम आरबीआई के होंगे और कौन कौन से काम सेबी के पास होंगे. सो द आरबीआई रेगुलेटरी जुरिडिक्शन इंक्लूड द मनी मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. यानी आरबीआई के पास जो अथॉरिटी है वो एक तो है मनी मार्केट के रिगार्डिंग और दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग. यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में आरबीआई इंटरफियर नहीं करेगा. देन स्टेटस ऑफ द मार्केट इन इंडिया. एज ऑफ मार्च 2022, outstanding corporate bonds in India accounted for approximately 17% of the GDP. Outstanding corporate bond का मतलब ये होता है कि हमारी जीडीपी के 17% के बराबर कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए जा चुके हैं. हमारी कंट्री की जीडीपी जो भी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है. जीडीपी का मतलब होता है कि हमारी कंट्री के अंदर एक साल में कितने रुपीस का गुड बनाया गया, उनकी एमआरपी अगर हम ऐड करते हैं तो वो मानी जाती है जीडीपी. और हमारी कंट्री में 17% के आसपास ही है, तो ये अच्छी चीज है, मतलब बहुत खराब चीज नहीं है, अच्छी चीज है. अगला देखिए, इन कंपैरिजन द अदर इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज हैव मच हायर फिगर्स. अगर हम कुछ और कंट्रीज की बात करें, जैसे कोरिया की बात करें तो 80% एंड उससे ज्यादा, मलेशिया की बात करें तो 50% एंड उससे ज्यादा, चाइना की बात करें तो 40% एंड उससे ज्यादा क्या दिया हुआ है, मार्केट की कंपनीज को डेप्ट दिया गया है जीडीपी के कंपैरिजन में. कुछ टर्म्स हो सकता है डिफिकल्ट लगे आपको, बट थोड़ा सा बैकएंड में अगर आप एनसीईआरटी वगैरह बार बार पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपको आसान लगेगी. अच्छा, मार्क ओके फाइन, कोई इशू नहीं है. अगर मेरी वॉइस नहीं भी आ पा रही है तो इसका रिकॉर्डेड पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना, कोई इशू नहीं है. आगे देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट. यूटिलिटी क्या है? अच्छा, सुन पा रहे हैं तो ओके, वेरी गुड, थैंक यू. सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट. अब इसकी एक्चुअल में यूटिलिटी क्या है? देखो, थोड़ी बहुत तो हम लोग समझ चुके हैं कि यही यूटिलिटी है, लेकिन तब भी उसको अगर हम एक प्रॉपर पॉइंट वाइज समझेंगे तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है तो वो देखिए. तो पहला तो सिग्निफिकेंस ये है कि इन्वेस्टमेंट नीड्स, इसमें क्या आएगा, फैसिलिटेट द ट्रांजिशन फ्रॉम अ consumption driven to an investment lead economy, aligning with the emphasis in the economic survey 2018-19. इसका मीनिंग क्या है? हमारी कंट्री में आज तक हमारी इकोनॉमी जो हम लोग मानते हैं वो है कंजम्पशन ड्रिवन. कंजम्पशन ड्रिवन का मतलब क्या होता है? हम लोग जितना भी मनी खर्च करते हैं, मेजोरिटी पार्ट हम उसको यूज करते हैं. जो चीज हमें यूज करनी है, मान लो फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदनी है, खाना खाना है, घर बनाना है, हम कंजम्पशन के लिए मनी खर्च करते हैं. तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारी इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर रही है. कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 लाख रुपए आए, आपने उस 10 लाख रुपए की एक कार खरीद ली. कार बेसिकली एक लाइबिलिटी है. उसकी वैल्यू जैसे ही आपने 10 लाख की कार खरीदी, जैसे ही आपके पास वो कार आती है वो सेकेंड हैंड हो गई है. अब उसकी वैल्यू 10 लाख तो नहीं रही, कम से कम ये मान लीजिए आप. अब आप कभी भी उसको अगर आप सेल भी कर रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपए से कम ही रुपए मिलेंगे. और ये हमारी कंजम्पशन यानी उपभोग की वस्तु है. उपभोग मतलब जिसको हम यूज करेंगे, और जितना टाइम का उसको उपयोग करोगे उतनी ही वो पुरानी होती हुई चली जाएगी. गलती से एक आध बार एक्सीडेंट हो गया तो उसको मरम्मत कराने में भी रुपए खर्च होंगे. तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी अभी तक वो कंजम्पशन के थ्रू चल रही थी. हम लोग हमेशा बोलते थे कि चीजें खरीदो, कार खरीदो, घर खरीदो,
खाने पीने का सामान लीजिए, फोन लीजिए, है ना, मशीन्स लीजिए, तो इसे बोलते हैं कंजम्पशन ड्रिवन। तो इससे क्या है ना, वैल्यू ऐड नहीं होती है। वैल्यू ऐड होने का मतलब ये हुआ कि 10 लाख की चीज भी कम हो गई अपने आप में, 10 लाख के रुपए बढ़े नहीं। अब जो हमारी इकोनॉमी है उसमें फोकस क्या है, इन्वेस्टमेंट को लेकर है, कि हमने 10 लाख रुपए अगर हमारे पास है तो उसे खर्च नहीं किया, हमने उसे इन्वेस्ट किया हुआ है, और हम हमें उसको मतलब उन अमाउंट से ज्यादा ही अमाउंट मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो ये हो गई इसकी बात कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी अब मूव कर रही है इन्वेस्टमेंट की तरफ। अगला है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, provides additional avenues for corporate to raise funds cost effectively, reducing dependence on traditional bank finance। अगला फायदा ये भी हो गया इस कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट को बनाने का कि कॉर्पोरेट कंपनीज को अब फंड रेज करने के लिए यानी फंड लेने के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि सीधे इस ग्रुप के पास जाना है और वहां से फंड ले लेना है। और इस चीज से एक डिपेंडेंसी खत्म हो गई है बैंक्स के ऊपर। अभी तक जब भी मनी चाहिए थी तो ये कहाँ जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे, बैंक के लिए लोन लेंगे वहां से और वहां पे डॉक्यूमेंट वगैरह करेंगे। अब इनको मालूम है कि हमें बैंक नहीं लोन दे रहा है तो हम यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो जो एक सिंगल एंटिटी डिपेंडेंसी होती है, जब भी कोई मोनोपोली है किसी की मार्केट में, जैसे कि लोन लेना है तो बैंकों के पास ही जाना पड़ेगा, तो बैंक सोच रहे हैं कि हमें अपनी कंडीशन पे लोन देना है। लेकिन अब इसके आ जाने से बैंक थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज को लीनियंट कर सकती हैं। अगला है हेल्थ ऑफ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट्स जो कॉर्पोरेट कंपनीज की हैं उसमें थोड़ा क्या चेंजेस आएंगे वो समझेंगे। रिड्यूस कॉर्पोरेट रिलायंस ऑन द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, मिटिगेटिंग एक्सपोजर ऑफ वॉलेटिलिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि ये फंड हमारी कंट्री के अंदर ही अवेलेबल होगा तो हमको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग नहीं करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है दूसरी कंपनी के बिजनेसमैन या दूसरी कंपनी की इंडस्ट्रीज से लोन लेना, एक तो वो खत्म हो जाएगा। और जब हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्री की कंपनीज पर नहीं होगी तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया भर के बाजारों में कितनी वॉलेटिलिटी है, यानी उतार चढ़ाव है। जैसे कि हमारी कंट्री की मान लीजिए हालत सही है, लेकिन चाइना में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, यानी वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री में पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारी चाइनीज कंपनियों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हो। और अगर हमारी ही कंट्री के अंदर हमको लोन मिल जाएगा तो हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि चाइना की इकोनॉमी की हालत क्या चल रही है, और इंडिया के अंदर से फायदा नहीं पड़ेगा। हाँ जी, मेरा एक डाउट है, 2020 21 में डेवलपमेंट आया था, नेशनल असेट्स लिखा, हाँ हाँ वो अलग चीज है, वो बैंकों के लोन के लिए है ना। उससे एसेट्स का री अरेंजमेंट हुआ करता है कि एसेट्स को पता लगाना, यहाँ पे सीधा लोन मिल जाएगा उसको। उसमें तो ये हो रहा था कि एसेट्स पता लगाए कि तुम्हारे पास कितनी कार है कितनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसको सेल कर देंगे और मनी इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे मनी ही डायरेक्टली मिलेगी लोन के फॉर्म में। अगला है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एसएमई। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एसएमई का मतलब क्या होगा कि सपोज कर लीजिए कोई कंपनी, जैसे आपने ही कोई कंपनी बनाई हुई है, आपकी जो रेवेन्यू है वो 10 करोड़ है। अब 10 करोड़ एक कंपनी की बहुत छोटी कंपनी मानी जाती है 10 करोड़ के लिए। तो इसमें जो छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो छोटी छोटी कंपनी है उनको ही मनी मिल सकती है। तो लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ensuring transparency in their operations through increased जो ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ये होगा कि जो छोटे मोटे एंटिटी है ना उनको भी यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिसे बोलते हैं समावेशीय वित्तीयन। समावेशी वित्तीयन का मतलब ये हो गया कि छोटे मोटे मीडियम एंटरप्राइज वाली जो कंपनीज होंगी वो अपने ऑपरेशंस को भी ट्रांसपेरेंट कर पाएंगे, क्योंकि वो सिंपली बता देंगे वहां से लोन लिया है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा मामला। और जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो दिक्कतें ज्यादा आती हैं। और करंट टाइम में आपने एक देखा ही होगा, नाम सुना हो तो, बाईजूस का, बहुत बड़ी एडटेक कंपनी थी, कोलैप्स कर गई क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अगर आप लोगों ने नाम सुना है, बाईजूस का एक कंपनी है। हाँ, आई थिंक प्रियंका आपने तो लिया था ना, बाईजूस से लिया था क्या आपने जो प्लान लिया था?
यस सर। है ना। तो उनकी हालत ये हो गई है कि एक साल पहले, हाँ मैं बता दूं आपको, एक साल पहले उनकी वैल्यूएशन थी लगभग लगभग $10 बिलियन के आसपास, और फिर बढ़ते बढ़ते कंपनी की वैल्यू हो गई थी $22 बिलियन। $22 बिलियन, अगर आप सिंपली थोड़ा रुपए में कन्वर्ट करोगे इसको, तो मोटा मोटा कंपनी की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की, है ना। और उसी चीज से गिरकर इसकी वैल्यू अभी करंट टाइम में आ गई है $2 बिलियन पर। मतलब घनघोर तरीके से क्राइसिस। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 80% से ज्यादा का लॉस हो चुका है इनको। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। हालांकि ये कंपनी स्टार्टिंग में छोटी कंपनी में आ रही थी, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर, लेकिन इन्होंने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई। बहुत सारे इनके अंदर इंटरनल मैटर्स भी रहे, क्योंकि जिनसे भी इन्होंने लोन लिया उनके साथ डिस्प्यूट हुआ। इंडस्ट्रीज मोस्टली लोन पर चल रही होती है, तो डिस्प्यूट भी इसके साथ हो सकता है। वो बोलेगा कि टाइम से पहले मनी पे करो या फिर इंटरेस्ट ज्यादा लेना, वो सब बातें हो सकती हैं। तो वो दिक्कतें इसके साथ रही। और क्योंकि ऐसा बड़ी कंपनीज के साथ ना हो इन फ्यूचर में, तो इस बैंक मतलब इस ग्रुप के थ्रू उनको मिलेगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो एड्रेसेस द एसेट लाइबिलिटी मिसमैच ऑफ बैंक कंसर्निंग लॉन्ग टर्म कैपिटल फाइनेंसेस एंड स्प्रेड credit risk across the economy contributing to financial stability। कुल मिला के बात यह है कि ये ग्रुप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। कैसे कर पाएगा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? कि एक तो बैंक ने लोन दिया नहीं है इनको, तो कल को अगर मान लीजिए कंपनी जिसको लोन दिया गया है वो भाग भी गई, तो बैंक को भी फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे हमारी सेविंग अकाउंट की मनी डिपॉजिट होती है, ये अपने आप ही उसको कैसे भी रिकवर करना है वो रिकवर कर लेगा ये ग्रुप। और क्योंकि ये ग्रुप अपने आप में एंजल इन्वेस्टर्स ने बनाया हुआ है, तो उन पर इतना खास फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे अमाउंट ऑफ मनी होंगे जिसको वो हैंडल कर रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं से अपना प्रॉफिट एडजस्ट कर ही लेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स होते हैं, इन्हें हम लोग वेंजल मतलब एंजल कैपिटल वाले वेंचर्स बोल सकते हैं, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटल्स बोलते हैं बेसिकली इनको। तो ये बहुत रिच लोग होते हैं, तो इन पे तो फर्क भी नहीं पड़ने वाला। जैसे कि सपोज करो कि अपनी जिंदगी में 10 करोड़ रुपए अपनी चोरी हो जाए, मतलब हो और नहीं रहे, हालांकि ये पता नहीं कैश किसी के पास हो सकता है 10 करोड़ रुपए, चलेगा, धक्का लग सकता है उसको। अब वही अंबानी जी हैं, 10 करोड़ अगर खो भी गया तो दर्द होगा उनको? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इस तरीके की बातें हैं। आगे देखिए, इश्यूज विद द कॉर्पोरेट डेट मार्केट इन इंडिया। अब इंडिया में क्या समस्या है? जब हम ये चीज इंडिया में ऑपरेट करेंगे इस चीज को, तो कौन कौन से चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ सकते हैं, यानी गवर्नमेंट को या फिर उस ग्रुप को क्या फेस करना पड़ सकता है। पहली चीज जो सबसे मेन चीज आती है वो है क्रेडिट रेटिंग। क्योंकि पूरी की पूरी चीज डिपेंडेंट किस पर है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट का रेटिंग किस लेवल का है, कितना अमाउंट लेकर वो कितना रीपे कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए। So, systematic flaws in the credit rating process by credit rating agencies, including a lack of standardization and transparency. This often lead to opportunistic rating shopping by issuers, eroding the trust of retail investors in the bond market. अब दिक्कत क्या है कि जो भी इंडिया में रेटिंग प्रोवाइड कराई जा रही है रेटिंग कंपनीज के थ्रू, वो कई बार प्रॉपर मानकों को नहीं देखते हैं, यानी स्टैंडर्डाइजेशन को वो देखते ही नहीं है कि कौन कौन से कैटेगरीज पे चेक करना था। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रेटिंग खरीदी जाती है, रेटिंग का शॉपिंग होता है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार अमेजोन से गुड्स खरीदे होंगे, मतलब सामान मंगवाया होगा, और आप देखते हो कि कई कई सामानों पर रेटिंग बहुत ज्यादा दी हुई होती है, बहुत अच्छी रेटिंग है, लेकिन जब सामान आया तो बेकार आया। कैसे? क्योंकि वो रेटिंग है ना फेक है, वो रेटिंग बनाई गई है, खरीद के मतलब खुद ही सेल्फ डेवलप की गई है। तो इसे बोलते हैं रेटिंग शॉपिंग। तो रेटिंग को स्वैप कर दिया जाता है, खरीद लिया जाता है, और इस वजह से ही इस बॉन्ड मार्केट में रिटेल लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बोला गया कि कंपनी बहुत अच्छी रेटिंग वाली है, बी मतलब ए बोल दिया, ट्रिपल ए रेटिंग है, लेकिन बाद में उसे रुपीज लगाया गया तो कंपनी भाग गई, और बाद में हमें मालूम पड़ा कि यार रेटिंग तो अच्छी थी लेकिन कंपनी खराब निकल गई। इससे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब कोई अच्छी कंपनी भी आएगी ना, तो हम उसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा घबरा रहे होंगे, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। तो पहली चीज तो यही है कि पहला तो
क्रेडिट का रेटिंग का जो क्राइटेरिया है वो स्टैंडर्डाइज हो और कंपनीज ट्रांसपेरेंसी दिखाए, पहली चीज। दूसरा है मोड ऑफ इशुएंस। मोस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर इशूड फॉर सिलेक्टेड मार्केट participants and are not open to the public, impeding the broader penetration of the corporate debt market। अब ये बोला जा रहा है कि कॉर्पोरेट हाउसेस बॉन्ड सेल करना चाहते हैं, सेल करते हैं, वो सिलेक्टेड मार्केट में ही वो लोग सेल कर रहे होते हैं। यानी से पार्टिसिपेंट पहले से ही सिलेक्टेड है। सपोज कर लीजिए जैसे कि एयरटेल कंपनी है, उसे अपने बॉन्ड सेल करने हैं, तो टाटा को फोन लगाए कि सर हम लोग बॉन्ड निकाल रहे हैं, आप खरीद लो। तो इससे क्या हो गया, मार्केट हो गया सिलेक्टेड, पार्टिसिपेंट भी हो गए क्या, सिलेक्टेड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इसको क्या करना चाहिए, पब्लिक के लिए ओपन करना चाहिए, जिससे कि पब्लिक भी इसको बाय एंड सेल कर पाए। और अमाउंट छोटा कर दो उसका, करोड़ों में ना उसको फ्रैक्शन में कर दो, 10,000 20,000 50,000 इस तरीके से। तो जितना ज्यादा इसमें पब्लिक इन्वॉल्व होगी उतना ही ज्यादा और मनी इसमें आ पाएगा। अगला है लिक्विडिटी कॉन्स्टेंट्स। लिक्विडिटी का हो गया कैश मनी, तो उसके साथ क्या दिक्कत है, तो लिमिटेड इश्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स बेस coupled with the absence of standardized market indicators contribute to the absence of liquid corporate bond market। अब ये बोला गया है कि अगर लिमिटेड इश्यूअर्स होंगे, इश्यू करने वाले लोग भी लिमिटेड होंगे और इन्वेस्टर्स भी अगर लिमिटेड होंगे, विद द अब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट, क्योंकि वहां पे कोई मार्केट नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कैश फ्लो में कमी आ जाए। कंट्रीब्यूट टू द अब्सेंस ऑफ अ लिक्विड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कैश में मनी नहीं है, तो उससे लिक्विडिटी का इश्यू बन सकता है। और ऐसा नहीं हो तो उसके लिए हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं। सबसे मेन चीज क्या है, स्टैंडर्डाइज रखना है चीजों को, दूसरा वहां पे ट्रांसपेरेंसी डेवलप करनी है। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये क्या चीज है, तो एज ऑफ मार्च 22 outstanding corporate debts accounted for only around 30% of the outstanding government securities, indicating a significant dominance of government securities in the market, according to Clearing Corporation of India and SEBI। इसका रफली मतलब समझे तो ऐसा है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और दूसरी तरफ है एक प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड। हम लोग कौन सा लेना चाहेंगे, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये सोचता है कि जो बॉन्ड गवर्नमेंट का है वहां सिक्योरिटी ज्यादा है, सेफ्टी है, गवर्नमेंट का भरोसा है, तो हमें वही खरीदना चाहिए। कॉर्पोरेट वाले डेप्ट लोग खरीदने से बचते हैं, तो बताना चाह रहे हैं कि 30% ही कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदे गए हैं, बाकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या खरीद रही है, अभी गवर्नमेंट वाले बॉन्ड्स या गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटीज खरीदी जा रही है। बट कोई इश्यू नहीं है, फ्यूचर में चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि एक टाइम था जब हम लोग गवर्नमेंट की चीजों को ही प्रायोरिटी देते थे, लेकिन धीमे धीमे हम लोग प्राइवेट चीजों पर भी मूव कर रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा वाला। अब आगे के लिए क्या क्या फॉरवर्ड वे हो सकते हैं, यानी क्या क्या और करना चाहिए, तो फॉरवर्ड क्या क्या चीजें उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक सेकेंड जस्ट वेट करिएगा। ओके, तो वे फॉरवर्ड क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्म क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज तो हमें उन एजेंसीज को ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जो रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, और उस प्रोसेस को ensure greater transparency by mandating that all entities providing credit rating service must be registered as a credit rating agency CRAs। कहने वाली बात बहुत सिंपल सी कि ऐसा नहीं है कोई भी जाके रेटिंग दे रहा है, रेटिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स स्टैंडर्डाइज होने चाहिए और वो रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर CRA। अगर वो रजिस्टर्ड होंगे तो फेक काम थोड़ा सा कम हो पाएगा। दूसरा, compulsory publication of all credit rating obtained to prevent rating shopping by issuers। इसका मतलब ये होगा कि जो भी रेटिंग आए उसे पब्लिश करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। ऐसा करने से होगा ये कि जो लोग रेटिंग खरीदते हैं, रेटिंग की शॉपिंग होती है वो रुक जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी रेटिंग आई तो
पहले ही पब्लिक कर दिया, बता दिया सभी को, तो कल को अगर वो रेटिंग बढ़ाता है तो हमें मालूम पड़ेगा कि यार नहीं, रेटिंग ये जेन्युइन नहीं है, वो रेटिंग शॉप की गई है, यानी खरीदी गई है। नेक्स्ट है इम्प्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, उसको प्रॉपरली और ज्यादा ग्रो करना या रिच करना। कैसे करेंगे वो? एनकरेज ट्रस्टेड इशूअर्स इंक्लूडिंग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इश्यू बॉन्ड्स अक्रॉस वेरियस मैच्योरिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एनकरेज करना चाहिए इशूअर्स को, इशूअर्स जो बॉन्ड इशू करेंगे, कौन कौन? सपोज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अंतर क्या होता है? बैंक वो चीज है जिसमें आप अपनी अमाउंट सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। ऐसे मान लो आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, बैंक है। जहां पे आप सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हो, वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में आप, ऐसा नहीं कि आपके पास मुथूट फाइनेंस का सेविंग अकाउंट है, नहीं। ऐसे ही बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंसिंग सर्विसेज जो नई कंपनी आई है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ही होता है लोन देना, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट तो खोलते नहीं अपने यहाँ पे, ये पब्लिक को लोन देंगे और बदले में इंटरेस्ट कमाएंगे उस पर। तो एक तो इनके थ्रू, सबके थ्रू इश्यू करवाना है इसको। डेवलप अ डेब्ट मार्केट इंडेक्स अकिन टू इक्विटी इंडाइसेस लाइक BSE सेंसेक्स निफ्टी 50 टू एनहेंस मार्केट इंफॉर्मेशन। आगे ही बोला जा रहा है कि हमें एक ऐसा मार्केट डेवलप करना चाहिए इन बॉन्ड्स का भी, यानी कॉर्पोरेट के लिए भी, जैसा अभी के टाइम में BSE सेंसेक्स या निफ्टी 50 है। क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने स्टॉक सेल कर दिया, उसके उनकी खरीद और बेच चलती रहती है। ऐसा ही मार्केट अगर बन जाए सिक्योरिटीज के लिए, जहां पे लोग 100 रुपए 200 रुपए से भी सिक्योरिटी से एक पर्टिकुलर पार्ट खरीद पा रहे हैं, तो ज्यादा बेटर होगा। ब्रॉडर ब्रॉडर इन्वेस्टर्स बेस, और ये बहुत जरूरी है कि किसी भी जगह पर या किसी भी चीज के लिए जितने ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा ब्रॉड पार्टिसिपेशन होगा, उतना ही अच्छा है। जितना लिमिटेड पार्टिसिपेशन होगा उतना ही बेकार है। तो यहाँ पर भी ये चीज बोली जा रही है कि हमें इन्वेस्टर्स का बेस इंप्रूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिटेल यानी पब्लिक को इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए सभी पब्लिक भी 1000 रुपए जमा कराते तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, तो पब्लिक को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। तो एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, qualified institutional investors and other by providing additional tax breaks on interest incomes, fostering a more inclusive and diverse investors base। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग पब्लिक को एक तो बोले कि आप लोग इन्वेस्ट करिए, फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो 5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो एट अ सिंगल टाइम, क्योंकि कुछ लोग तो हो गए 1000 2000 5000 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गए। जो लोग मिनिमम 5 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक तरीके से। अब होगा क्या, जब वो लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उसमें थोड़ा टैक्स में बेनिफिट प्रोवाइड करो, क्योंकि टैक्स नहीं देना चाहेगा ना इंसान। अब इस टैक्स को बचाने के लिए फिर वो कुछ मैनिपुलेशन करेगा, हेरफेर करेगा। तो टैक्स का जो क्रेडिट, मतलब जो क्राइटेरिया है इन प्रॉफिट्स पर, इन प्रॉफिट यानी सिंपली बॉन्ड की बात की जा रही है, जो मार्केट के लिए डेब्ट के लिए जो लोन दिया गया था उसके रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहिए इनको। इंटरेस्ट होना चाहिए इनकम पर, जो इनकम कमाई जा रही है उस पर इंटरेस्ट हो, प्लस और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए इसको और इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, यानी यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। कोई भी पर्सन अगर खरीदना चाह रहा है सिक्योरिटीज बॉन्ड वगैरह, तो वो इजिली खरीद पाए, और प्लस टैक्स में थोड़ा सा उसको रिलीफ मिले, तो ये चीजें आगे जाके ग्रो कर जाएंगी, और तब पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट कर पाएगी और आसानी से कंपनीज को भी लोन मिल पा रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कि कैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए डेब्ट मार्केट को डेवलप किया जाए। आई होप समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि एक एक पॉइंट ही बहुत बड़ा बड़ा है। हालांकि मैं दूसरा पॉइंट दिखाया तो आपको, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। हमारी कंट्री में जो भी माइंस है और जो मिनरल्स निकाले जाते हैं, उनके लिए 2023 में एक बिल लाया गया था,
जो कि पुराने बिल 1957 में जो बिल बनाया गया था उसमें चेंज है। तो उस चेंज के बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस में आउटकम्स है, उस चेंजेस से हमारी लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा, नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, एंड जो मिनरल्स निकाले जा रहे हैं उन मिनरल्स के ऊपर किस तरीके से वो चीजें मैटर करेंगी। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा एक सुरंग जो बनाई जा रही थी, टनल बनाई जा रही थी, वहां पे गिर गई थी, है ना, हिमाचल के अंदर थी, कहाँ पे थी, किसी को आइडिया है? उत्तराखंड में, है ना। वेरी गुड। वहां पे पुष्कर सिंह धामी जो वहां के सीएम है ना। तो अब ये जो माइनिंग की जा रही होती है, फिर जो डेवलपमेंट वर्क किए जा रहे होते हैं, तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, बेनिफिट क्या क्या है, और कैसे इनमें चेंजेस किया जाता है, प्लस इनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या क्या है, उसके बारे में हम इस बिल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा बड़ा रहेगा और वैसे भी एक दिन में हो नहीं पाएगा पूरा, तो हम इसको एक ही दिन में ही कर रहे हैं, एक एक टॉपिक हर एक दिन। आज जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि हम ये नेक्स्ट वाला टॉपिक अगले दिन ही रखेंगे। कल मॉर्निंग में, हाँ ठीक है, मैं सभी क्लासेस अपडेट कर दूंगा, ओके ठीक है। हाँ मैं अपलोड कर दूंगा ये वाली। और जी, हाँ ये पीडीएफ में अभी ग्रुप पर डाल दूंगा आज, अभी तक वैसे डाली नहीं थी क्योंकि इसमें काफी कुछ और भी ऐड किया था, बट अभी ये पीपीटी कंप्लीट है तो मैं इस पीपीटी का पीडीएफ बनाकर आप लोगों को सेंड कर दूंगा। हाँ जी। हम्म। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है? तो पढ़ पढ़ कर ही मालूम पड़ेगा, ऐसे अलग ही नहीं आता है वो, एक्चुअली आता तो इसी में से ही है, लेकिन वो बहुत ही घुमा कर पूछा जाता है इसलिए।